सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि कोरोना महामारी के इस संकट के काल में आप सभी सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपने घरों में सुरक्षित व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त स्कूलों, कॉलेजों, महाविद्यालयों को दिनांक 15 मई 2020 तक बंद कर दिया गया है, जिस कारण छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा देते हुए मैंने पाया कि छात्रों को नोट्स या बुक्स के माध्यम से अध्ययन करने में बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें क्लास के माध्यम से पढ़ने की आदत है, उन्हें शिक्षक को सुनने की आदत है, तत्पश्चात ही उनके समझ में आता है। और एकाएक जो ये बदलाव हुआ है, जिसके माध्यम से उन्हें ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है, तो उससे छात्रों को बड़ी ही दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा मैंने अपने ही छात्रों के शिक्षण के दौरान पाया। इसलिए मैंने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास करने की कोशिश की है। आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि राजनीति विज्ञान के छात्रों को और राजनीति में समझ रखने वाले, राजनीति को जानने की इच्छा रखने वाले साथियों को यह चैनल और मेरे वीडियोस अच्छे लगेंगे। तो समय को जाया ना करते हुए अपने विषय पर आते हैं। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान की विशेषताएं। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है, किंतु यहाँ पर हम भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय संविधान की है वह यह है कि भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। निर्मित संविधान का अर्थ होता है कि भारतीय संविधान को बनाया गया है, यानी कि एक संविधान सभा का गठन किया गया था। उस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया था। भारतीय संविधान ब्रिटेन के संविधान की भांति विकास का परिणाम नहीं है, क्योंकि माना जाता है और हम जानते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो विकास का परिणाम है। और लिखित संविधान का अर्थ साथियों होता है कि भारतीय संविधान को लिखा गया है, यानी कि एक बुक है जिसमें भारतीय संविधान लिखा हुआ है और जिसे भारतीय संविधान कहते हैं। एक मूल मतलब दस्तावेज के रूप में भारतीय संविधान को हम देख सकते हैं, जैसा कि ब्रिटेन का संविधान में नहीं है। ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है, भारतीय संविधान लिखित संविधान है और यह हिंदी व अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में लिखा हुआ है और इसकी मूल प्रतियों को संजो कर रखा हुआ है, जिसमें कि आज भी 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां हैं। थोड़ा सा ध्यान देना कि जो मूल संविधान है उसमें आज भी 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां हैं और विभिन्न संशोधनों के माध्यम से संविधान में आज की डेट में लगभग 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां
हो चुकी है। उसके बाद सार्वजनिक व्यापक संविधान अर्थात कहने का अर्थ है कि विश्व का कोई भी संविधान इतना अधिक विस्तृत नहीं है जितना कि भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय संविधान की जो दूसरी विशेषता है वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि जो संप्रभुता है वो भारत के पास पूर्ण रूप से है। भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। कोई भी बाह्य शक्ति भारत को किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को न करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। भारत अपने आंतरिक व बाह्य निर्णयों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राज्य वह राज्य होता है जहाँ की, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने भी कहा है, जनता के द्वारा जनता पर शासन होता है। यानी कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और प्रतिनिधि जनता के सेवक होते हैं, ना कि शासक। तीसरा, गणराज्य। गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जहाँ का प्रथम व्यक्ति या प्रधान सेवक वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से हो। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जिस प्रकार ब्रिटेन में जो सर्वप्रथम व्यक्ति या ब्रिटेन में प्रथम शासक होता है वह राजा होता है जो कि वंशानुगत होता है, जबकि अमेरिका में जो प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति वो जनता द्वारा चुना जाता है। भारत में भी इसी प्रकार जो प्रथम व्यक्ति है राष्ट्रपति वो जनता द्वारा चुना जाता है। अब तीसरी विशेषता पर हम आते हैं, समाजवादी राज्य। भारत एक समाजवादी राज्य है। संविधान सभा में इस बात पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ था कि भारत के द्वारा समाजवाद को अपनाया जाए या पूंजीवाद को अपनाया जाए, और काफ़ी सोच विचार के बाद इस बात को पर सहमति बनी कि भारत के लिए समाजवाद का मार्ग ही उपयुक्त हो सकता है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त जो चौथी विशेषता है वह है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य को कई बार न केवल छात्रों द्वारा बल्कि शिक्षकों द्वारा भी धर्मनिरपेक्ष कह दिया जाता है, जबकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्म एक अलग विषय है और पंथ एक अलग विषय है। पंथ जिसका अर्थ ही होता है रास्ता, और धर्म को हम विभिन्न रूपों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा धर्म की विभिन्न परिभाषा दी जाती है। कोई व्यक्ति कहता है कर्म ही धर्म है, कोई व्यक्ति कहता है धर्म सच बोलना है, कोई व्यक्ति कहता है कि धर्म अपने मिले कार्य को पूर्ण निष्ठा से करना है। इसलिए धर्म अलग विषय है और विभिन्न धर्मों के जो धर्म गुरु होते हैं वो धर्म को अपने अपने धर्म के अनुसार परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु जो पंथ है, पंथ का अर्थ होता है रास्ता, यानी कि विभिन्न धर्मों में जो विभिन्न प्रकार के पंथ हैं उन पंथों को अपनाने की व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता होगी तथा राज्य द्वारा किसी भी पंथ को विशेष संरक्षण नहीं दिया जाएगा। राज्य द्वारा
किसी भी पंथ के लिए विशेष प्रावधान नहीं किए जाएंगे। राज्य द्वारा किसी भी पंथ से विशेष प्रकार का कर नहीं वसूला जाएगा। यह हमारी पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसके बाद जो एक अन्य विशेषता भारतीय संविधान की उजागर होती है वह है कठोरता व लचीलेपन का समन्वय। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय अर्थात कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें कि संशोधन करना या यूं कहीं उस संविधान को परिवर्तित करना, उसके किसी भाग को परिवर्तित करना बहुत कठिन होता है, उसे कठोर संविधान कहते हैं। और लचीला संविधान वह होता है जिस संविधान को परिवर्तित करना अधिक कठिन नहीं होता है, उसे सामान्य बहुमत के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसे संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारा संविधान कठोर व लचीला दोनों का समन्वय है, यानी कि हमारे संविधान में बहुत से विषय ऐसे हैं जिनको परिवर्तित करना बहुत आसान है और सामान्य बहुमत से उन्हें परिवर्तित कर दिया जाता है, और बहुत से विषय ऐसे हैं जिनको परिवर्तित करने के लिए एक जटिल व्यवस्था बनाई गई है और उसके लिए संविधान संशोधन जो कि आर्टिकल 368 में है उसके माध्यम से ही उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बाद संविधान की एक अन्य विशेषता है संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी कि शासन प्रणालियाँ दो प्रकार की होती है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है क्योंकि पिछले 200 वर्षों से भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा था और ब्रिटेन की शासन प्रणालियाँ ही भारत अपने गुलामी काल में या आज़ादी से पूर्व के काल में उन्हीं व्यवस्थाओं को धीरे धीरे उन व्यवस्थाओं को ग्रहण कर रहा था। तो इसलिए उस संसदात्मक शासन प्रणाली को ही भारत में अपनाया गया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया। संसदात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें नाम मात्र की और वास्तविक दो प्रकार की कार्यपालिका हमें देखने को मिलती है। वास्तविक जो प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है और जो जो वास्तविक प्रधान होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है, या संसदात्मक शासन प्रणालियों में प्रधानमंत्री होता है, और जो नाम मात्र का प्रधान होता है इन शासन व्यवस्थाओं में वो राष्ट्रपति होता है। क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से ही समस्त कार्य किए जाते हैं, इसलिए उसे नाम मात्र का प्रधान कहा जाता है, और समस्त कार्य क्रियाकलाप प्रधानमंत्री करता है, इसलिए उसे वास्तविक प्रधान कहा जाता है। इसके बाद एक अन्य विशेषता भारतीय संविधान की है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन, यानी कि कहने का अर्थ है कि भारत में एकात्मक संविधान के लक्षण भी पाए जाते हैं और संघात्मक संविधान के लक्षण भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में 3 प्रकार की सरकारें होती है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और स्थानीय सरकारें। ये एक संघात्मक शासन प्रणाली के गुण हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत की एक ही नागरिकता होती है, वह भारत की नागरिकता होती है। राज्यों की अलग से कोई नागरिकता नहीं होती है, जैसा कि अमेरिका में होता है कि आपके राज्य की अलग नागरिकता होती है और संपूर्ण अमेरिका या संपूर्ण देश की एक अलग नागरिकता होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि भारत में जो भारतीय जो संविधान है उसमें एकात्मक लक्षण और संघात्मक लक्षण दोनों ही विद्यमान है। ये एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान, या यूँ बोले संसदात्मक संविधान, अध्यक्षात्मक संविधान, इसका अध्ययन हम आगे भी करेंगे, इसलिए अभी इस पर बहुत अधिक
बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो एक विशेषता, अन्य विशेषता है भारतीय संविधान की, वह है संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अर्थात भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। यह इंग्लैंड में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून को ही किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक अन्य विशेषता है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक विभिन्न मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मुख्यतः समानता 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार आगे बहुत से अधिकार अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं और इन अधिकारों में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वह आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसका भी अध्ययन हम आगे करेंगे, इसलिए यहाँ इस पर कम बात कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। जो मूल संविधान था उसमें इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और उस समय सिर्फ 10 ही मूल कर्तव्य थे। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि बालकों की शिक्षा से संबंधित है, अर्थात 6 से 14 वर्ष के समस्त बालकों को शिक्षा का अधिकार इसके माध्यम से दिया गया और उनके अभिभावकों का ये एक मौलिक कर्तव्य है कि वह उनको शिक्षा प्रदान करें। इसके अतिरिक्त एक अन्य विशेषता राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अर्थात संविधान द्वारा राज्य को निर्देशित किया गया है कि आप क्या क्या कार्य करेंगे। तो इन्हें ही नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन मिलता है और समस्त नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन वहाँ किया गया है। इसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये कुछ भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं थी। आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। मेरा प्रथम प्रयास है YouTube पर आने का या वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का। तो अगर कहीं पे कोई कमी हुई हो तो अभी आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आगे मैं उसे सुधारूंगा। आपके कमेंट्स के माध्यम से आपको यह कैसा लगा बताइए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।